कल हम लोगों ने ओल्ड एज में केस टेकिंग के विषय में जानने का प्रयास किया था और आज हम लोग बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में या पेडियाट्रिक्स केस टेकिंग के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, बच्चे और बूढ़े का केस टेकिंग दोनों दो छोर को, जीवन के दो एंड को, टू एंड को इंडिकेट करता है। जहाँ बूढ़ों में पूरी मैच्योरिटी होती है, वहाँ बच्चों में अपरिपक्व होता है। तो परिपक्व दिमाग और अपरिपक्व दिमाग के डायमेंशंस को हमें समझना पड़ेगा। परिपक्वता किसको कहते हैं और अपरिपक्वता किसको कहते हैं, मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी। क्योंकि बच्चों को समझने के लिए हमें एक बात तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये बच्चे अभी एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ की निरंतर उनके अंदर में विकास हो रहा है और वह डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वह काफ़ी तेज़ी से होता रहता है। बदलाव बहुत जल्दी आते हैं और उसके साथ में इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कम होता है ना। जहाँ और जस्ट इसका रिवर्स उल्टा जो है सो ओल्ड एज में है, मैच्योरिटी होती है, परिपक्व होते हैं, वो अपने बात को समझते हैं और उनके विषय में जानकारी होती है कि क्या है, लेकिन उनके अंदर में बदलाव नहीं आता है, एक स्थिरता आ जाती है और उस स्थिरता के कारण वो आगे बढ़ना, उनमें रुकावट आ जाता है और यहाँ पर उनके अंदर में वहाँ उस रुकावट के कारण उनके अंदर भी इम्यूनिटी घट जाता है। तो दोनों जगह पर इम्यूनिटी घटने का दो कारण हो गया। एक निरंतर नए नए परिवेश में, नए नए वातावरण में और नए जगह पर जाने के प्रयास में इम्यूनिटी घट रहा है। हर एक परिवर्तनशील वातावरण स्थिति के कारण इम्यूनिटी कम है और दूसरा आगे नहीं बढ़ने के कारण इम्यूनिटी नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये जो इम्यूनिटी का जो रिटार्डेशन है, रुकावट है, एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम लोग दोनों अवस्था में मानसिकता और शरीर को दोनों को प्रभावित करता है और दोनों के अवस्था में मेंटल स्टेट काफ़ी अंतर आ जाएंगे। जहां आप बूढ़ों लोगों के बात को विश्वास कर सकते हैं, वहां बच्चे के बातों को उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जवाब जो होते हैं वो अक्सर अपनी ही बात को केस टेकिंग के दौरान ही आप देखेंगे कि उनके बदलाव आ जाते हैं। इसीलिए हमें बड़ा सावधानी रखना पड़ता है इस दोनों स्थिति में, ओल्ड एज के केस टेकिंग में और न्यू चिल्ड्रंस के केस टेकिंग में। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बच्चों का जो दिमाग है किस तरह का होता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे में अस्थिरता बहुत ज़्यादा होती है और कब शायद ही कोई ऐसा वो समय होता है जबकि वह शांत बैठते हैं। अक्सर उनके बॉडी में एक हलचल चलता रहता है, हाथ पैर आँख शरीर सारा चीज। उसके साथ साथ में दिमाग में भी है कुछ खोजने का, नया जानने का होता है। वो देखिएगा आप कभी जब आपके सामने में बैठा है तो बहुत कम बच्चे आएंगे जो कि शांत बैठते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि वो बच्चा नहीं, वो बूढ़ा हो गया है ना। तो कुछ बच्चे बूढ़ा भी पैदा लेते हैं और जहाँ बहुत सारा पारिवारिक दबाव है, जहाँ बहुत सारा जीवन का स्ट्रेस है और डिफरेंट परिवेश के कारण जिसमें परिपक्वता में बदलाव आता है। कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग्स आ जाता है। लेकिन बूढ़ों में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग होता ही है, लेकिन बच्चों में आम तौर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग नहीं होता है। वहाँ पर दायित्व का बोध बहुत ही कम होता है क्योंकि उन्हें अभी दायित्व का ज्ञान ही नहीं होता है क्या है। लेकिन जो बच्चे ऐसे परिवेश से आ रहे हैं जहाँ की उन्हें रोज़ सुबह में खाने का भी मुश्किल होता है और बहुत सारे
कॉन्स्टेंट में वो जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पर जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगता है, वो समझदारी आने लगती है। तो कहते हैं कि जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है आदमी को परिपक्व बनाता है, मैच्योरिटी ले आता है। संघर्ष जितना रहेगा जिंदगी में वो उतने परिपक्व होते हैं। तो बुढ़ापा को हम लोग कहते हैं कि संघर्ष झेलते झेलते हम लोग बूढ़े एज में पहुंच जाते हैं, और बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर में परिपक्वता कम होती है। इसीलिए और जहाँ परिपक्वता कम होगी, मैच्योरिटी कम होगी, वहाँ पर उनके अंदर में दबाव नहीं होगा। दबाव नहीं होने के कारण उनके अंदर में एक फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का बोध बहुत ज़्यादा होता है ना। अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, और जब स्वतंत्र महसूस करते हैं तो सारी दुनिया को पा लेने की इच्छा उनके अंदर में होती है। और ये स्वतंत्रता जब बाधित होने लगता है तब उनके अंदर में एक सोचने का दायरा शुरू होता है, उसके विपरीत दायरा। जब मन एक दिशा में चलता रहता है तो हम एक ही दिशा में सोचते हैं, लेकिन जहाँ उसका टकराव होता है तो हम लोग का सोचने का तरीका जो है सो बदल जाता है ना। तो ये सोचने का तरीका और यही प्रभावित करता है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा समझदार होगा, कितने जल्दी मैच्योरिटी होगी और नहीं होगी। इसीलिए जब बच्चों का हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो खास करके बच्चों के हिस्ट्री लेते समय में हमें उनके माता पिता और परिवार का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि माता पिता का परिवेश और परिवार का वातावरण, ये उनके अंदर में आपको आभास मिलेगा कि इस बच्चे को कितनी स्वतंत्रता है, कितना फ्रीडम है और कितना उसके अंदर में बंधन है। तो दो बच्चे बंधन में जीते हैं, कुछ बच्चे स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो जब चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे के ऊपर में दायित्व तो बहुत ज़्यादा होता है, माँ और पिताजी का एक एक्सपेक्टेशंस बंधा हुआ होता है ना। मेरा बेटा जो है सो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा जीवन में बहुत हासिल करेगा। अब माँ इसी से परेशान होती है कि इतना छोटा सा बच्चा है, ये अभी से दायित्व को समझ ले और उसको निरंतर कंट्रोल करने का कोशिश करते रहती है ना। निरंतर उसको कंट्रोल करने का कोशिश करती रहेगी माँ। उसके पिताजी भी उसको हमेशा डांटते, ये करो, वो नहीं करो, ये करो, वो नहीं करो, ये चलता रहता है। तो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस जो होता रहता है, इसके कारण उसके मन में जो बाधाएं होती रहती हैं, तो मन एक कंफ्यूज्ड स्टेट में भी से गुजरते हुए रिस्पॉन्सिबल स्टेट में जाता है, कंफ्यूज्ड स्टेट से रिस्पॉन्सिबल स्टेट में जाता है। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह का वातावरण मिल रहा है, पिताजी का एक्सपेक्टेशन क्या है, माँ का एक्सपेक्टेशन क्या है, और माँ अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए उस बच्चे के ऊपर में कितना प्रभाव डालती है। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखा है बच्चों के केस में, वो है डोमिनेशंस ऑफ द पेरेंट्स। माने पेरेंट्स का, अभिभावक का बच्चों के ऊपर में दबाव के एक तरह के होते हैं। बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए, बच्चे को अपने दायित्व का बोध कराने के लिए, बच्चे को मेरे अपने मन के मुताबिक चलाने के लिए, है। लेकिन दबाव तो दबाव है। ये दबाव के कारण आप जो है तो उसका जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुकावट आ जाता है। और आप रिपोर्टरी में रूब्रिक्स देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा, रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशंस, एक्सेसिव डोमिनेशंस बाय द पेरेंट। साधारण तो सभी अभिभावक थोड़ा सा डोमिनेट करते ही हैं, वो चल जाता है, लेकिन एक्सेसिव डोमिनेंस, हर एक बात पर डोमिनेट करना, झिड़की देना, उसे ये करते रहना, ये जो है सो एक्सेसिव डोमिनेशन उसके सोचने के दायरा को बंद कर देता है, क्लोज हो जाता है, और फिर उसका विकास जो है सो वहाँ पर हो जाता है। वो अपने पिता के आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में पड़ जाता है। और आज्ञाकारी का मतलब क्या हो गया? ये फॉलोअर मतलब कि एक निश्चित डायरेक्शंस में चल, अपना ढंग से कुछ भी नहीं करना, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना, ये आज्ञाकारी बेटा या स्वतंत्र बेटा है ना। तो ये हमें डोमिनेशन फ्रॉम द एलिमेंट। कुछ बच्चे को एक्सेसिव केयर होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा केयर होता है। छोटी छोटी एक छोटा सा छींक आना,
छोटा सा कुछ भी हो जाना, खांसी हो जाना, माँ एकदम पागल हो जाती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, बहुत भयंकर रोगी हो गया। और बार बार आपके पास डॉक्टर के पास जाती है कि मेरे बेटे को खांसी हो गया, मेरे बेटे को छींक हो गया, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, आज उसको पैखाना नहीं हुआ है। छोटे छोटे चीज को लेकर के उनके सामने में समस्या लेकर के खड़े रहते हैं। ये सब जो बातें हैं हमें गौर से सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि ये माँ का प्यार है, माँ का दबाव है, माँ का कंसर्न है ना। कंसर्न मतलब उसके प्रति चिंता, और प्यार के कारण भी बहुत प्रॉब्लम आता है और चिंता के कारण भी प्रॉब्लम आता है और एक्सेसिव। और एक और माँ होती है जो कि अनभिज्ञ होती है, जिनको कि बच्चों का केयर करना कभी सीखी नहीं है ना। तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आता है, वह बात को समझती नहीं है और अपना जितना खाना खाती हैं उतना ही सोचती है कि मेरा बेटा भी खाए। 4 रोटी अपने खाती है तो कहती है मेरा बेटा भी 4 रोटी खाए। अब उनके दिमाग, और आपके पास में कंप्लेन करती हैं आकर के कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। कितना रोटी खाता है? देखिए 1 रोटी से ज़्यादा खाता ही नहीं है। तो आप कितना खिलाना चाहती है? नहीं, हम लोग तो 4 रोटी खाते हैं। हम लोग आपका पेट बड़ा है कि इसका पेट, आप अपने पेट में से खाना खिलाना चाहती है, किसके पेट में? इसका पेट का साइज देखी है आप? तो माँ को यहाँ से इलाज तो बच्चे का करने के जगह पर रहकर माँ का इलाज करना पड़ रहा है, हम लोगों को समझाना पड़ रहा है। तो बिकमिंग ए पेरेंट्स है ना, अभिभावक बनना भी एक आर्ट है, एक कला है, एक सीखना है, बच्चों को कैसे केयर करें। और आज के समाज में यह बहुत ही कमी नजर आ रहा है कि बच्चे के गार्जियनशिप जो है सो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका हमें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बहुत इस मामले को गुजरते हुए हमें एक बात को है, जब पेशेंट सामने बैठा होता है तो आपका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप कितना उसको गंभीरता से सोचते हैं, देखते हैं और परिस्थिति का अनुभव करते हैं, वह आपको बच्चों के हरकत से, सामने बैठे हुए बच्चे के हरकत को देखते हुए, उसके साथ में उसके माता पिता से या उसके गार्जियन से जो आया है उसके साथ में बातों को के माध्यम से आप बात को निकाल सकते हैं। बात को निकालना जरूरी है, बात को निकालना जरूरी है। अन्यथा प्रेजेंटेशन बच्चों के मामले में सिर्फ उसकी बातों को मान करके अगर दवा प्रिस्क्राइब कर लेते हैं तो वह नहीं, उचित नहीं होता है। एक चीज है, कहते हैं बच्चों का जो कम्युनिकेशंस है, बच्चों के साथ जो हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशंस होता है जो हम लोग बातों से करते हैं। दूसरा बॉडी कम्युनिकेशंस होता है ना, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोगों ने कहा था, काइनेसिस जिसको हमने कहा था। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे हम लोग म्यूट कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और होता है, ये बच्चों का जो वे होता है, तरीका होता है, वो बड़ा इनोसेंट होता है ना। इनोसेंट कहने का मतलब कि उनको छल कपट का कोई ज्ञान नहीं होता है, अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं होता है। जो भी होता है वो अपने दिल से बात करते हैं, यानी इमोशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होता है। और उनके अंदर में सच्चाई भी ज़्यादा होता है ना, सच्चाई भी होता है। लेकिन सच्चाई को ढांपा हुआ भी जाता है। माता पिता कोशिश करते हैं कि ये झूठ बोलना सीखे, है ना। माता पिता ही सिखाते हैं झूठ बोलना। ये तो नहीं कि वो हमेशा बोलते हैं कि तुम सच बोला करो, लेकिन सिखाते हैं झूठ बोलना। ये गार्जियन का रोल जो है ना, बहुत बड़ा कारण बनता है बच्चों के पर्सनैलिटी में बदलाव लाने में, है ना, पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने के लिए। तो इसको आप अध्ययन करिएगा, करना रोगी के साथ में जरूरी होता है। अब देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उस समय में कुछ सभी बच्चे रोते हैं। हाँ, जन्म लेने के साथ में रोना होता है, ऐसा माना जाता है ना। तो जब पैदा लेने के साथ में अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर भी होते हैं कि, तो रोने का जो कारण है, नहीं रोना, ये भी आपको बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उसका जन्म कैसे हुआ था। अगर नहीं रोया था तो हो सकता है कि उस समय में कुछ ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेट में रहा हो, है ना।
जो दबाव पड़ा होगा फॉर्सेप डिलीवरी में, तो उससे मैं कोमा में चला गया, क्षणिक हुआ हो, है ना, हम लोग को भी फेंट कर जाते हैं ना, तो उस तरह से भी होता है, और थोड़ी देरी के बाद में फिर रोना शुरू करता है। तो ये भी अध्ययन करने का हम लोगों को विषय होता है। सभी बच्चे का जो शब्द होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका एक्शन होता है ना। एक्शन इज मोर बेटर देन द वर्ड्स एंड मोर, इससे ज़्यादा सुन सकते हैं, है ना। ये बच्चा जो रोता है बच्चा जो कि मुंह अभी बोलना भी नहीं सीखा है, उसकी एक ही भाषा होती है, वह रोना। और रोने का तरीका भी बड़ा अलग अलग होता है। भूख लगती है तो अलग तरह से रोता है, खुशी होता है तो अलग तरह से रोता है, और कोई कष्ट होता है तो अलग तरह से रोता है। सो एवरी टाइम क्राई जो है सो हमेशा दर्द ही नहीं होता है, क्राई मांग भी होता है। हाँ, कुछ हमें चाहिए, हमें भूख लगी है तो उसके लिए रोता है, हमें लैट्रिन लगा है उसके लिए रोता है, यूरिनेट करना है उसके, बिकॉज उसके पास तो शब्द नहीं है, उसके पास में एक ही शब्द है, वह रोना, है ना। तो ये रोना को हमें समझना पड़ेगा कि वो कैसे रोता है हर एक बच्चा। और अगर आप देखेंगे बराबर बच्चा रोता है, माँ तो नहीं पसंद कर रही कि हमेशा रोता रहता है, तो रोता है तो कैसे ठीक चुप होता है, तो कुछ खाना दे देते हैं तो चुप, तो वो रो थोड़ी रहा है, वो तो खाना मांग रहा है कि नहीं, रो नहीं रहा है, वो तो खाना मांग रहा है, उसको भूख लगी है, उसे कष्ट कुछ हो रहा है। एक बच्चे को हम अपने घर में ही देखा, हमारा पोता, हमारे लड़का को जब ऐसी हुआ तो बचपन में काफ़ी रोने लगा, हम लोग भी परेशान, क्यों रो रहा है। तो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास में ले गए, वहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है इसको, वो एक नस यहाँ का गर्दन का उन्होंने ऐसे टच करके देखा, तो आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशंस भी बहुत काम करता है। थोड़ा सा नस डिस्प्लेसमेंट हो गया तो दर्द होगा, और दर्द जब तक दर्द रहेगा बच्चा रोएगा। तो ये चीज़ को हम लोगों को हर एक बच्चे का जो एक्सप्रेशंस है, आइडिया है, वो अलग अलग होता है, इसलिए गेस्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो खुशी होते हैं तो उनका हाव भाव अलग होता है, उदास होते हैं तो उनके हाव भाव अलग होता है, दर्द उनके होते हैं तो अलग हाव भाव होते हैं। इसीलिए हमें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि ये नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल, है ना, नॉर्मल बच्चा किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग कई एक फैक्टर से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स क्या हुआ, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया उसका जिस परिवार से आया है, उसके अगर जेनेटिक डिजीज है या कोई जेनेटिक उसका सेटअप है, उसका माहौल है, वो उसका जेनेटिक फैक्टर्स क्या आता है। उसके बाद में उसका कॉग्निटिव बिहेवियर आता है, मैंने कि उसको साथ में कैसे लोगों ने बातचीत किया। वह तो खुद बात नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों ने, माता पिता ने उसके साथ में कैसा व्यवहार किया, ये कॉग्निटिव होता है। उसके बाद में आता है उसका फिजिकल, उसका स्ट्रक्चर कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, दुबला पतला आया, मोटा आया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसका फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होता है फैमिली, परिवार, है ना, परिवार का वातावरण कितना है। आजकल दो तरह के परिवार बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है सिंगल परिवार जहाँ की बाप और माँ पिता और बेटा, बस 3 आदमी है, या 2 बच्चा हुआ तो 4 आदमी है, इसको सिंगल यूनिट फैमिली कहलाता है। और एक जॉइंट फैमिली कहलाता है, दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, कई एक लोग साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे को प्यार जो है तो कई एक जगह से मिलता है। यहाँ पर तो प्यार मिलने का जगह बहुत सीमित है ना। यहाँ पर तो प्यार माँ से मिलेगा, पिता से मिलेगा, और कोई गेस्ट आ गया वो थोड़ा बहुत कभी प्यार करेगा। तो यहाँ पर प्यार कई एक जगह से आ रहा है, यहाँ पर प्यार कम जगह से आ रहा है। इसलिए फैमिली का इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली में कंपैरिजन भी बहुत होता है। अगर बड़ा भाई का बेटा है, छोटा भाई का बेटा है, तो वो उसको हमेशा कंपेयर करते रहेंगे। तो यह कंपैरिजन के अंदर में, उसके अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, इसको देखना चाहिए। फिर कल्चरल संस्कृति हम लोगों का होता है, हमारा रिलीजन होता है, धर्म होता है, इसका प्रभाव भी हम लोग के जीवन में पड़ता है। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशनल मतलब कि उसके भोजन का कैसा रहा, खिलाने का तरीका, क्या माता पिता को
खिलाना आता है या नहीं बच्चों को, है ना। तो बच्चों को खिलाना, जो बच्चों के जैसा खिलाना है, उसके खाने का कितना डोजेज है और कितने फ्रीक्वेंसी में उसको खिलाना है, इसका ज्ञान है कि नहीं है। तो ऐसा बहुत जगह पर आपको कारण दिखलाई पड़ेगा, ये डोज का है, फ्रीक्वेंसी का है, ये प्रॉब्लम आपको दिखलाई पड़ेगा। उसके बाद में एजुकेशनल, उसका टीचिंग कैसे हो रहा है, उसका लर्निंग कैसे हो रहा है। परिवार के अंदर भी, परिवार ही पहला उसका स्कूल होता है। बच्चों का पहला स्कूल कहाँ होता है? परिवार होता है। और उस परिवार में जो प्रिंसिपल और ये होते हैं, टीचर होते हैं, उसके पहला प्रिंसिपल तो उसके पिताजी होते हैं, उसकी माँ होते हैं। तो ये दोनों का जो एजुकेशनल स्टेटस बैकग्राउंड कितना है। अगर पढ़ी लिखी माँ नहीं है और पढ़े लिखे पिता नहीं है, तो उनको एक अलग तरह से आपको दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, किस वातावरण में वो आया है, किस वातावरण में आया है, ये सारे चीज को हमें सारे वैरायटी को दिमाग में रह करके हम लोगों को कंसिडर करना है। अच्छा, बच्चों का जो सोचने का तरीका होता है ना, वो बड़ा एक पैटर्न में नहीं होता है, वो हमेशा बहुत फास्ट होता है। कोई भी चीज पर निर्णय तुरंत ले लेते हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें निर्णय सोच करके नहीं लेते हैं, उनके इमोशनल निर्णय डिसीजन होता है और तुरंत ले लेते हैं। इसलिए कोई सामने में देखा, मुझे वो चाहिए, ये नहीं सोचता क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। और एज या एज फैक्टर से उसको एसोसिएट करना पड़ेगा। देखिए, जो टॉडलर्स होते हैं, जो कि 12 से 14 महीने के बच्चे होते हैं, उनमें हमको क्या देखना चाहिए, उसका मोटर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। यानी कि वह जो बच्चे जो क्राउलिंग करना शुरू करते हैं, वो तुरंत करना शुरू करते हैं, देरी करना पड़ता है उनको। फिर खड़ा होने के लिए वो जो शुरू होता है प्रयास, उसमें पैर लड़खड़ाता है, सपोर्ट नहीं ले पाता है, जल्दी हुआ या देरी हुआ, पैर पर सीधे खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये 12 से 14 महीने के बच्चा है कि नहीं। ये सब हमको देखने का चीज आता है। बिना सहायता के वह चलता है तो गिर जाता है, नहीं गिरता है, आसानी से चलने लगता है। या किसी का सहारा लेने की आदत बनी हुई है, फर्नीचर का या कोई टेबल कुर्सी को पकड़ पकड़ करके वह चलता है ना। और या कभी कभी आजकल हम लोग बच्चों को चलना सिखाते हैं ना, तो एक ठेला गाड़ी के जैसा दे देते हैं, उस पर वो चलना शुरू करता है, तो उसको आदत बन जाता है पुशिंग, किसी चीज को पुश करने का और पुल करने की आदत बन जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं सो आपको सिम्टम्स के अटेम्प्ट हैं। और कुछ बच्चे को देखिएगा बहुत आदत बनाता है, उसको पास में बहुत सारे खिलौने जिनको मिले रहते हैं, वो खिलौने को ज्यादा तोड़ते हैं। जिनको कम खिलौना मिलता नहीं मिलता है, वो सहेज करके रखते हैं, क्योंकि उनके अभाव का उन्हें एहसास होता है। अब जिस बच्चे को आभास होता है कि मुझे ये टूट जाएगा तो मुझे दूसरा खिलौना आ जाएगा, तो वह आसानी से तोड़ देता है, ठीक है ना। फिर कुर्सी पर बैठना, चलना, उसके गेस्चर्स को ये समझने का प्रयास करना चाहिए 12 से 24 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद में उसमें देखना चाहिए कितना लाइफ के प्रति एंजॉय कर रहा है, कितना लोगों के प्रति प्रेम से रह रहा है, कितना लोगों के साथ में मेल जोल है। बच्चों को देखिएगा हर एक चीज को मुंह में डालने की आदत होती है, उसके साथ खेलने की आदत होती है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ने की आदत होती है। तो ये सारे चीज को मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने बैठाइएगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन वह कंप्यूटर का गेम खेलना बहुत पसंद करता है। आजकल के बच्चे तो बहुत कॉमन आपको मिलेंगे, टीवी का सामने बैठ गया, डोरेमोन और ये छोटा भीम और ये सीरियल इतने आ गए हैं, ये बच्चे लोग एब्जॉर्ब उसमें होते हैं। जरा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो बड़ा चिल्लाने लगते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं, बिना खाए पीने उसमें एकदम तल्लीन होकर के देखते हैं। कॉमिक्स ये सब देखने के लिए, जोकर ये सब देखने के लिए ये आते हैं। काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उनके पार्ट में। और कुछ बच्चे को देखिएगा, उसको कोई चीज को तोड़ेगा, उसको बनाएगा, तोड़ेगा, बनाएगा, यानी कि उसको मैकेनिकल आइडियाज उसके अंदर में काफी आता है। उसके बाद में आता है उनका भाषा, बोलना शुरू किया कैसे। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं।
इस लेट बोलने में और जल्दी बोलने में परिवार का वातावरण भी बड़ा काम करता है। अगर बच्चा पहला बच्चा है, और एक चीज देखिएगा, बच्चे सीख करके बहुत जल्दी याद करते समझ जाते हैं। अगर पहला बच्चा है और वो अपने उम्र के बच्चे से कम नहीं है वहाँ पर कोई, तो वो उसको बोलने में देरी लगता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा आता है तो और एक सीक्वेंस में आता है, तो वो अपने बड़े भाई को देख देख करके बोलना सीखता है। या परिवार में ज्वाइंट फैमिली में कई एक बच्चा है तो उसको देखा देखी बहुत कुछ सीख जाता है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलना बहुत जल्दी बोलता है। ठीक है ना। तो ये चीज भी देखना पड़ेगा कि वह कितना कैसा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसका लर्निंग और लैंग्वेज एटीट्यूड्स कितना है, उसका एक सेंटेंस में कितना उसका देर तक उसको टिक सकता है, छोटा सेंटेंस में बोलता है, सिंगल वो मोनोसिलेबल होता है, एक वर्ड में बोलता है, दो वर्ड में बोलता है, एक सेंटेंस पूरा सेंटेंस बोल पाता है ना। बोलने में लड़खड़ाहट होती है ना, स्टैमरिंग होता है, या बोलना जो तोड़ तोड़ करके बोलता है, तो हेजिटेशंस के साथ में बोलता है। ये सारे स्पीच आपको बच्चे में लैंग्वेज और उसके गेस्चर्स में आपको दिखलाई पड़ेंगे। फिर उसकी सोशियबिलिटी, उसका लोगों से मिलना जुलना, घर के परिवार के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलनसार है, नहीं है या नहीं है। दूसरा, परिवार में कोई बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सामने में वो अपने को कैसा प्रेजेंट करता है। कुछ बच्चों को देखिएगा, जब बच्चे बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो वह छिप जाता है, साइनेस के कारण, कुछ लोग डर के कारण, है ना, लज्जा के कारण भी छिपता है और डर के कारण भी छिपता है। कुछ बच्चे देखिएगा, जब माता पिता कोई गेस्ट आ गए उस समय में ज़्यादा बदमाशी करते हैं, और उसके पीछे बड़ा रीजन है, अच्छा रीजन होता है। क्या रीजन है कि वहाँ पर उसके गार्जियन जो है तो उसको डांटेंगे नहीं, अब उसको स्वतंत्रता मिल गया, अब वहाँ पर अपने मन की बात करता है ना। आपको ये पता चल सकता है कि ये बच्चे के अंदर में दबाव रहता है। आपके पास आया है तो वह देखेगा कि डॉक्टर साहब तो हमको अभी डांटेंगे, ये माँ बाप हमको डांटेंगे नहीं, तो वह चुपचाप अति रहेगा और अपने मनमानी करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल सकता है कि बच्चे जो हैं तो दबाव में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। ठीक है ना। फिर बच्चे अपने हम उम्र के साथ में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, है ना। अधिकांश बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में देखिएगा एक टोली बना लेते हैं, उसी के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो कि बहुत ये कॉन्शियस होते हैं, वह अपने बड़े उम्र के साथ में बात करते हैं, है ना, अपने बड़े। तो ये ये नेट्रोम्यूटिकम टाइप के पेशेंट होते हैं जो कि आउट ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने समाज से, अपने दायरे से अलग हट करके बात करना चाहते हैं। और नकल करने की आदत भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। और यह नकल करना, किस तरह का नकल करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। एक बच्चे को, लड़के को मैंने देखा, वह बार बार वो अपने बहन का फ्रॉक पहनना चाहता है। हाँ, फ्रॉक पहनना चाहता है, माथा में बिंदी लगाना चाहता है, लिपस्टिक लगाना चाहता है। तो ये फेमिनाइन कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है उसके अंदर में। उसी तरह से एक बच्ची है, वो फुटबॉल खेलना चाहती है। वह एक लड़का का जो यदि होता है नकल, वह ज़्यादा करना पसंद करती है। तो ये कैरेक्टर, उसके स्वभाव, उसके सेक्सुअलिटी, ये सारे चीज़ आपको दिखलाई पड़ने लगते हैं एक बच्चे के माध्यम से। तो बच्चों का बॉडी लैंग्वेज को भी हमें बहुत आसानी से समझना चाहिए। सबसे पहले तो उसके सांस लेने को देखिएगा। अगर बेबी बहुत हेल्दी है और हैप्पी है तो उसका हार्ट बीट जो है तो बड़ा स्टेडी होता है। और वैसे में जो है सो बच्चे जो है सो अपने, अगर बहुत कोई कष्ट में है तो उसका हार्ट रेट जो है सो बढ़ जाता है। अगर दर्द है या कहीं पर यह है तो उस समय सोए हुए अवस्था में साए साए की आवाज़ आपको आएगी, ज़्यादा तेज के साथ में आएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये बॉडी लैंग्वेज ब्रीदिंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। दूसरा देखिएगा, हाथ को क्लेंच किए रहता है, इस तरह से पकड़े रहता है ना। कुछ बच्चे लोग हमेशा टाइटली पकड़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर में एक भय ज़्यादा रहता है ना, या उनके अंदर में रिजिडिटी ज़्यादा होती है। तो
इस चीज़ को भी हमको समझना चाहिए। कुछ लोग एकदम ऐसा हाथ खुला रहेगा, कुछ बच्चे लोग हमेशा डरे स्टिफ रहता है। अगर जहाँ गोदी में कोई उठाया पूरा शरीर खड़ा हो जाता है, यानी कि भयभीत हो जाते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज है, आपको इसको समझने का कोशिश करना चाहिए। हम क्या पैर को देखिएगा, है ना, उसका नाखून जो है सो आगे की ओर मुड़ा हुआ है, आग पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, ऐसा स्प्रेड है नाखून, या ऐसे करके झुका हुआ है। ये सारे चीज़ जो है कर्ल तो आपके रूब्रिक्स रिपोर्टरी में है, जो कि आपको अध्ययन करके वो दर्द का है इंडिकेट कर रहा है। उसको छू करके अगर हिला करके देखिएगा तो आपको उसका अवसर मिलेगा। देन उसके बच्चे का जो पीठ है वह बैक किसी में ऐसा गड्ढा आर्क के बना हुआ होता है, कुछ सीधा होता है ना। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन है। और बच्चे जब उसको सोने का जब लेटता है तो वह पीठ के बल नहीं लेटता है, क्यों, उससे दर्द होती है ना। तो इसलिए ये सब आपको ऑब्जर्व करने का और पूछने का जरूरत होता है पितामाता। अच्छा, नाक का जो मूवमेंट होता है वो बच्चे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लिप का मूवमेंट। नाक का जो ये जो होता है एरिया, कुछ बच्चों में देखिएगा हिलता रहता है ना। लिप्स को बराबर कुछ न कुछ गेस्चर्स बनाते रहते हैं। ये सब अधिकांश बच्चों में आपको नजर आ जाएगा। फिर आईज का मूवमेंट, बच्चों में आई का मूवमेंट, कुछ लोग बच्चे अपना आँख को बहुत खोले रखते हैं, कुछ आँख जल्दी जल्दी बंद करते रहते हैं, है कि नहीं। और एक सोने के समय में आँख का बच्चों में बहुत कॉमन आपको सिम्टम्स मिलेगा। आँख खुला रहता है, बंद रहता है, आधा खुला रहता है, आधा बंद रहता है, बगनीना सोता है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ को हमको दिमाग में रखना चाहिए। और आपके साथ में आँख मिला पाता है कि नहीं, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमको समझने के लिए। आधा आँख बंद है, जगे हुए में भी ड्राउजी है ना। तो ये अति अच्छा समझ में। हेड का गेस्चर्स, माथा जो है तो हमेशा ऐसा हिलाता रहेगा, है ना, या खुश है तो उसका खुशी का तरह से उसका गर्दन हिलता रहेगा। हेड को आगे पीछे घुमाएगा, बगल बगल घुमाता है। दोनों का मतलब हम लोगों को नॉडिंग हेड कहते हैं, नॉडिंग हेड और शेकिंग हेड। ये बच्चों के अंदर में आपको बहुत कॉमन सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर छींक जो है, छींक भी बच्चों में थोड़ा सा रोशनी से भी छींक आ जाती है ना। थोड़ा सा रोशनी से भी छींक आती है, थोड़ा सा घर में से ये क्या कहते हैं, कोई स्मेल आ गया तो उससे भी छींक आ जाती है। तो ये एक अलग तरह का इफेक्ट बच्चों में आता है। पैर का जो मूवमेंट होता है बच्चों में वो भी बहुत होता है। पैर को क्रॉस रखते हैं, पैर को फैला करके रखते हैं। जब चलते हैं तो दोनों ठेहुना जो है तो सटा तो नॉक्ड नहीं रहता है ना। तो ये सब आपको देखिएगा, स्टिफ, बहुत स्टिफ रहता है पैर, ठीक है। एब्डोमिनल पेन के कारण भी ये स्टिफ रखा करते हैं। ये लेग के मूवमेंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्रॉलिंग, लुढ़क लुढ़क करके जो चलता है पकड़ करके, उस समय में भी आपको कितना तेजी से चलता है, कितना स्लोली चलता है, नहीं चलना चाहता है, ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे अध्ययन को कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग इसको कुछ और भी अध्ययन हम लोगों को करना पड़ेगा। और आज मैं कुछ रूब्रिक्स को आज मैं कुछ और भी इसके बिहेवियर को कैरी ऑन करूँगा। आज का लेक्चर्स को हम लोग इस बच्चों का केस टेकिंग को हम लोग एक दिन और कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं और कल को हम लोग फिर बच्चों का लेक्चर को बच्चों पर केस, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा दायरा है। और होम्योपैथी में कहा जाता है कि केस टेकिंग जो है सो बच्चों का केस टेकिंग जो है सो बहुत और बच्चों के का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अच्छा तब कर पाइएगा जब आपने अच्छा केस टेकिंग किया है, ठीक है ना। तो ये अच्छा केस टेकिंग करने के लिए और उनके लिए हमें थोड़ा सा और रिपोर्टरी के माध्यम से हम लोग लक्षण को देखने का कोशिश करना है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर और इसको आगे की ओर में चलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास।